वो सारा मैं खुद, जितने भी सड़क के हमारे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, उनको कोई भी एक्सीडेंट कर जाता है, कुचल जाता है, आप कितने भी दान पुण्य करते रहें, आपके कर्म खराब हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते रहें, आपके कर्म आपको लेके डूब जाएंगे। लोग बहुत ताने मारते थे कि तुम्हारी लड़की को तो चक्कर चल रहे हैं, भाग जाएंगी, ये कुछ नहीं करेंगी। इसमें मैंने कभी सोचा नहीं था। इस फील्ड में भी मैं कब गई हूँ, मेरी क्लासमेट थी, नाम तो मैं पूरा नहीं लूँगी, खन्ना थी एक, तो वो ऐसे गली मोहल्ले में छोटा मोटा जो होता है उसमें वो पार्लर पे तैयार होती थी, तो उसको थोड़ा प्राउड था कि बड़ी सुंदर है ना। होता है मतलब कि हम अपने मम्मी को तो बोल देते हैं। हम लोगों में क्या होता है, हमारे जो भारत के स्पेशली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मम्मी से लड़का भी हक करके बोल देता है कि कितना प्यार करता है, लड़की भी मतलब पापा को नहीं बोल पाते हैं हम। तो जय भीम, राम राम। जय भीम, जय भारत। तो कैसे हैं कनक जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? भी बढ़िया। आप बताएं अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को। आप कितना जानते हैं मेरे बारे में? मैं जितना मैं अभी तक सर्च कर चुका हूँ तो काफ़ी जानता हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ कि आज तुमसे मैं पूछने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपके बारे में ढूंढ कर इकट्ठा किए हैं। अच्छा, मतलब तो मेरा पूरा पढ़ के कंक्लूजन निकाला है आपने वो? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरा ना कहने का मतलब ये है कि कुछ अपने बारे में कुछ लाइन से होती है जो हम नहीं लिख पाते आपके लिए, या हम ढूंढ नहीं पाते, तो अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। मैं कनक भारती मुरादाबाद से हूँ। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से भी बिलोंग करती हूँ मैं, और उसकी मैं कार्यकर्ता भी हूँ, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा भीम आर्मी से मुरादाबाद की। और इसके अलावा मैं मिस यूपी, मिस मुरादाबाद रह चुकी हूँ 2023 और 2022 में। ग्लैमर वर्ड से बिलोंग करता है ये। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ, जिसमें कि मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर काम करती हूँ, जिसमें कि पराग ह्यूमन फाउंडेशन है, ह्यूमन फाउंडेशन, जो कि गरिमा मैम गाइड करती हैं। उसमें क्या है, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं हम उनके हुनर को तलाशते हैं। तो चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हस्तकला जो होती है, हम उसमें हर चीज़ में उनको आगे निकालते हैं। उम्मीद फाउंडेशन है, उसमें बच्चों को हम पढ़ाने का काम करते हैं। आपकी रसोई ट्रस्ट है, हम खाना बांटते हैं। और ABSS है, जो कि हम राशन वितरण करते हैं। तो बाकी ये है। और इसके अलावा मैं खुद, जितना भी मेरा मॉडलिंग से पैसा आता है, जितना मैं शूट से कमाती हूँ, वो सारा मैं खुद, जितने भी सड़क के हमारे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, उनको कोई भी एक्सीडेंट कर जाता है, कुचल जाता है, तो उनका सारा खर्चा, उनका ऑपरेशन, उनको खाना, दवाइयाँ, सब मैं अपने खर्चे से करती हूँ। इतना छोटा सा परिचय है बस मेरा। अच्छा ना, मेरा एक मतलब जो सवाल रहेंगे आगे तक, उसका पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि आप भगवान में आस्था रखते हैं? भगवान का सबसे पहला मतलब होता है, भगवान किससे बना है अभी तक लोगों को यही नहीं पता है। जो लोग बोलते हैं हिंदू, और हिंदू भी मीन्स हिंदू से बना है। लोग हमारे खुद के धर्म पे PhD नहीं करते हैं। मेरा मानना उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि जब मिक्सअप हो जाती हैं सही और गलत चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं। भगवान का मतलब है कुदरत, और मैं कुदरत में बहुत बिलीव करती हूँ। और कुदरत के जो हमारे 5 तत्व हैं, जिनसे हम बने हैं, पूरी पृथ्वी बनी है, तो उनके जो पहले पहले अक्षर है ना, उनसे मिलकर भगवान बना है। जैसे कि भा से भूमि, गा से गगन, है ना, वा से वायु, उसमें जो आका डंडा है उससे अग्नि, ना से नीर, भगवान यानी कुदरत। और हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कुदरत में। जब माँ के बाद कौन दुआ देता है? माँ सबसे पहली है जो हमारे लिए भगवान है, उसने हमें हर चीज़ से वाकिफ़ कराया है। माँ, पिताजी। और मैं मानती हूँ माँ और पिताजी के बाद अगर कोई दुआ देता है तो वो आपके खुद के कर्म है, जिसकी वजह से ही आपको दुआ बदुआ मिलती है। अच्छा, आप भगवान पे तो जितना बिलीव करती हैं, दुआओं में आपको लगता है कि असर भी होता है? दुआ बदुआ दोनों में असर होता है। अच्छा, बद्दुआ एक मतलब एक ऐसे इंसान को दी जाती है जिसके साथ गलत किया जाता है, ठीक है? दुआ अच्छे इंसान को दी जाती है जो अच्छा करता है। अब कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि आप ना अच्छा करने के लिए निकल जाते हैं किसी राह पर, और आपसे बाई चांस गलत हुआ ना हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप गलत कर पाए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, वो हमारे विचार हैं। हमें कोई अच्छा लगा, हमने अच्छा बोल दिया, बुरा लगा, बुरा बोल दिया। मैंने कहा ना, अगर हमें माँ के बाद आशीर्वाद देता है, मैंने वही लाइन बोली, वो होते हैं हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपको आपके कर्म बचा लेंगे। और आप कितने भी दान पुण्य करते रहें, आपके कर्म खराब हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते रहें, आपके कर्म आपको लेके डूब जाएंगे। मैम, क्या आपको भी ताने मिलते हैं दुनिया से? ताने दुनिया से हमें पहले भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। और हमको शायद आप लोगों से ज़्यादा ताने मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो हम एक महिला वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है भारत हमारा। तो
तो एक तो आप कभी भी कुछ काम करें लड़कों के साथ मिलके तो हमको वहाँ ताने मिलते हैं कि लड़की है कर रही है, उस पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, घर का चूल्हा चौका करो। सेकेंडली जब हम उसमें भी फाइट कर जाते हैं तो उसमें हमारे साथ आ जाता है कास्ट का, जिसकी कास्ट की वजह से हमें बहुत ताने मिले, मुझे बहुत मिले हैं। मैं जो आज आगे हूँ सिर्फ इन तानों की वजह से हूँ, क्योंकि अगर मुझे ताने नहीं लगते, यहाँ पे नहीं लगते, तो मैं यहाँ से काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पर लगे, इसने दिमाग चलाया और मेरे को आगे बढ़ाया। कास्ट में मेरे को बहुत ताने मिले हैं और अभी भी मिल जाते हैं, बट इग्नोर इट, आगे बढ़ो। और इसके अलावा फिर हमको उसमें भी जब आगे बढ़ते हैं हम, तो उसमें भी हमारे साथ भेदभाव हो जाता है। फिर आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, हाँ, तो इन दोनों में भी दिक्कत हो जाती है हमें, क्योंकि आपकी जब भाषा होती है, हम अपनी मातृभाषा, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, अब हमारे पास टैलेंट है, दिमाग है, हुनर है, बट कहीं पे अभी भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम इन दोनों में बहुत करते हैं भेदभाव। तो भेदभाव तो चलता रहता है और चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपका ना एक फोटो काफ़ी वायरल हो रहा था चंद्रशेखर भाई के साथ, जो काफ़ी आप चर्चा में रहे हैं। मैंने देखा 1.5 से 2 लाख कमेंट थी, लाइक थी या कमेंट थी उसमें। तो आप जब चंद्रशेखर भाई से पहली बार मिले थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था, ये कैसा लगा था? चंद्रशेखर भैया से मेरी मुलाकात तब हुई है जब मेरी लाइफ का एक ऐसा दौर था जब मुझे लग चुका था सब खत्म, जब सब हम होप ख़त्म कर देते हैं समाज की वजह से, क्योंकि हम बहनें हैं 5, हमारा भाई नहीं है, और पापा मम्मी मेरे बहुत सीधे हैं, सिर्फ घरेलू टाइप वाले। और हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहनने तक पे कमेंट्स करते हैं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पापा ने हमें 5 को साइंस साइड से पढ़ाया, मैथ से, तो सब पापा मम्मी के खिलाफ थे। तो हम ऐसी जगह थे जहाँ पर ना समाज एक टाइम पे हम पे इतना हावी हो चुका था कि मुझे भी, मैं हिम्मत हार चुकी थी हर तरीके से। तो उस समय बस एक बार मैंने भैया को न्यूज़ पर देखा मोबाइल पे यूट्यूब में, तब उनको देख के मुझे थोड़ी हिम्मत आई। तब मुझे बस ये था कि कैसे भी करके इनसे कांटेक्ट करना है। फिर मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे कांटेक्ट हुआ और बिल्कुल सही आईडी से भैया के हुआ, भैया से मेरी मुलाकात हुई। वो दिन है और आज का दिन है, मुझ में बहुत चेंज है और बहुत सारी चीज़ें जीत चुकी हूँ, बहुत खिताब जीत चुकी हूँ। और भैया से मिल करना बहुत लाइफ में चेंज आया है। वो सिर्फ मोटिवेट बहुत इतना मतलब ऐसा करते हैं कि अगर वो मेरी लाइफ बदल सकते हैं ना, तो आप नगीना वाले तो सोच ही नहीं सकते उनको क्या और कहाँ से बदल देंगे वो पूरा का पूरा। चंद्रशेखर भाई से आप जब अभी भी मिल के आई थी शायद, जब नगीना से वो जीते हैं, सांसद बने हैं, तो उनकी ना बेस्ट लाइन क्या होती है आपके लिए, या फिर अपनी मतलब सब बहनों के लिए भैया की बेस्ट लाइन क्या होती है? भैया की हमेशा एक बेस्ट लाइन होती है कि महिलाएं वो हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारती हैं, और महिला से ताकतवर पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पे, पूरे भारत में, मतलब पूरे धरती पर नहीं है कोई। चाहे वो माँ वन्य प्राणियों की हो, चाहे वो हमारी माँ हो। तो बोलते हैं औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, अपनी ताकत पहचानो। और भैया के इसी संदेश की वजह से मैं अपनी ताकत पहचान पाई हूँ, जो कि आज के टाइम पे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर हर फील्ड में आगे आ रही हूँ। अच्छा, आप, मैंने देखा, जो मैंने सर्च किया है कि आप ना शायद सोशल वर्क भी करती हैं और भी मतलब दान भी करती हैं शायद, डॉग रेस्क्यू करती हैं आप। तो इनका ना पहले से ही मन था आपका करने का, या फिर अभी स्टार्ट किया आपने जब आप मतलब वायरल हुए उसके बाद से पहले से ही करते हो आप? ये जो मेरी मेहनत है ये मेरी अब की नहीं है। ये मेहनत जो मेरी है ये मेरी लगभग 9-10 साल की मेहनत है, जो भैया के मिलने के बाद अब रंग लाई है। टाइम लगता है हर चीज़ को तपने में, पनपने में, मुझे भी लगा है। और मैं स्टार्टिंग से, एक्चुअली जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो ये मेरी क्रिश्चियन स्कूल से। मैं मेथोडिस्ट है, मिशन के नाम से जाना जाता है, पीली कोठी पर है मुरादाबाद में। तो उसमें सारे टीचर्स मेरे क्रिश्चियन हैं। तो मेरा स्कूलिंग ऐसा हुआ है कि वो सब सेवा भाव में रही हैं। तो मेरे पास एटमोसफेयर ऐसा हो गया था कि हाँ, मुझे भी इनकी तरह करना है, मुझे अनाथ आश्रम से बिलोंग होकर सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मेरे अंदर ये भाव था। अच्छा, अब की बार सरकार 400 पार का मतलब दावा कर रही थी, चंद्रशेखर भाई शायद पहली बार ही कहीं से लड़े थे इलेक्शन, पहली बार में वो जीत गए, और शायद मुझे लग रहा है 1 से 1.25 लाख वोटों से जीते हैं। तो आप उस टाइम पर फील्ड में गए थे या फिर आप गए फील्ड में? उस टाइम भी गए थे भैया के साथ फील्ड में? भैया के साथ हम थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मैं तो मर भी गई तब भी साथ रहूंगी अपने भाई के। अच्छा। और भाई मेरा जहाँ पर है वहाँ क्रांति आ ही जाती है। भैया ने नगीना में ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो पूरे के पूरे भारत में कोई नहीं कर पाया। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सब ने गठबंधन किया है और उसके बाद भी इतने वोटों से नहीं जीते हैं जितना मेरा भाई अकेले अपने दम पर 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं, और बिना किसी के साथ के गठबंधन के, और बिना पैसे के, बिना किसी भी चीज़ के। मायने रखता है। तो मेरा भाई शेर है, बब्बर शेर है। और 400 के जो पार बोल रहे थे उन्हें 400 से नीचे खिसका दिया उन्होंने।
हाँ, तो आगे लगता है कि सत्ता में जितनी भी मतलब कदम रखेंगे वो पॉजिटिव कदम होंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के। पॉजिटिव के साथ साथ क्रांतिकारी होंगे, इंसाफ वाले होंगे, क्योंकि क्रांतिकारी वाले यहाँ पर नहीं है। भारत में आज़ादी से पहले थे और हमारे बाबा साहब आए, फिर मान्यराम काशीराम जी आए, उनके बाद से क्रांति खत्म सी हो गई थी और लोगों के अंदर भी जज्बा नहीं रहा था। चंद्रशेखर भैया ने इतना जज्बा ला दिया आज के टाइम में कि इंसान अपना इतिहास पढ़ता है तो उसके अंदर जागरूकता आती है और पावर आती है। और हमको पता है कि हम किसी दलित या फिर हम किसी ऐसे पिछड़े वर्ग से नहीं है जिनको हमको हमारे देश में आए मेहमानों ने जो हमको बना दिया है। जो हमारे देश में मेहमान आए उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, पंडिताई कर ली, तो उनकी वजह से नहीं, हम देश के शासक हैं, हम राजा हैं, हम सम्राट अशोक जी छत्रपति शिवाजी के कुल से हैं, तो हम देश के राजा हैं और भैया ने हमको राजाओं की तरह रहना बोलना सिखा दिया है। भैया को कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया वाले या फिर किसी और पार्टी वाले कि ये आतंकवादी है, लोगों को भड़काता है। देखा होगा आपने काफी। देखिए, अब जितने भी देश में चोर हैं, अब चोरों के खिलाफ कोई आता है तो सारे चोरों के अंदर खौफ तो होगा। अब वो खौफ को भगाएंगे कैसे? अब उनके पास एक ही जरिया है कि आतंकवादी है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है इंसान ना बिना सोचे उस पर मतलब ध्यान देता है। तो जिन्होंने भी भैया को आतंकवादी कहा तो रिजल्ट आपके सामने है। आतंकवादी जो हैं वो हार चुके हैं और जो आतंकवादी नहीं है क्रांतिकारी वो जीत गए। और एक चीज़ और, आतंकवादी तो विदेशों में हमारे जो देश के हैं जितने भी क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, इनको भी अभी तक गद्दार बोला जाता है ब्रिटिश में। तो वही चीज़ है, वहाँ पे वो आतंकवादी हैं, हमारे यहाँ पे भैया को बोलते हैं, तो रिजल्ट सबके सामने है, कौन आतंकवादी है कौन नहीं। मैंने बहुत टाइम जब तक सरकार की मतलब चलती रही, इलेक्शन चलता रहा, हर मतलब मुद्दे पर, ज़्यादातर मुद्दे पर यही चल रहा था कि 400 पार संविधान बदल देंगे, 400 पार में संविधान बदल देंगे। सुना मैंने, मैं भी देखता रहता था। क्या अगर 400 पार हो जाते संविधान बदला जाता या फिर हम क्या करते उसके? देखिए, जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, बात करने की सोच भी रहे हैं, उनका तो इतिहास क्या है, हम भूगोल भी बदलना जानते हैं। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। तो जितने भी लोगों ने सोचा है ना कि संविधान बदल देंगे, उनके हुलिये बदल गए हैं और वही होंगे आगे भी। अच्छा, संविधान और स्वाभिमान के लिए आप क्या कर सकते हैं? संविधान हमारा ही स्वाभिमान है, संविधान हमारे देश की आत्मा है, इसलिए तो हमारी जान भी हाजिर है। हम अपना सिर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। अच्छा, संविधान में ऐसा बताया गया कि सबके लिए लिखा गया, लेकिन ऐसी वर्ग के लोग क्यों उसके लिए मरना चाहते हैं? देखिए क्या है, जो हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा आबादी है या हमारा जो भारत के असली मूल निवासी हैं वो एससी, जो बहुजन में आते हैं, एससी भी नहीं बहुजन, जिसमें एससी एसटी ओबीसी आते हैं, वो देश के हमारे असली मूल निवासी हैं। और हमारे जो देश में मेहमान आए थे, मेरे कहने से मुगल आए, ब्रिटिश आए, है ना, और ये जो आर्य आए, है ना, अब इन लोगों ने क्या करा, देश पर कर लिया कब्जा। और हमारे यहाँ देश के लोग थे बहुत ही भोले, जो कि इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब आपने उनको ही बिल्कुल हटा के साइड में कर दिया है। तो एससी वालों को अगर अपनी आवाज़ उठानी है, अपने देश को फिर से बचाना है, अपने देश के लोगों को, अपने देश की सभ्यता, अपने सारे इतिहास जितने भी बचाने हैं, उसका मात्र एक उपाय है संविधान, जो उनका संरक्षण और उनका ही नहीं पूरे भारत का, जो हमारा हर देशों से शायद गुलाम बनाने का जो लाइंस हैं उनको जो कट करता है वो संविधान ही करता है। अच्छा, मनुस्मृति जो लागू हुई थी कुछ टाइम पहले चली थी, बहुत साल हो पहले। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मनुस्मृति हम फिर चालू करेंगे या फिर लागू करेंगे। तो मनुस्मृति को शायद एकता सिंह है अपनी जो भीम आर्मी से हैं, उन्होंने जलाया था, तो उन पर भी काफ़ी विवाद हुआ था अभी पीछे। तो मनुस्मृति में क्या होता था औरतों के खिलाफ, कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं जो इस वीडियो से मतलब मोटिवेशन ले, जो अभी तक भी मतलब बेखौफ में जानते नहीं कि हमारे लिए क्या हो सकता है मनुस्मृति लागू होने के बाद। पहली बात तो मैं हर महिला, क्योंकि महिला की कोई जाति नहीं होती है, ना एससी ना एसटी, महिलाओं को जब भारत में देखा जाता है तो सिर्फ एक महिला के रूप में देखा जाता है, महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। और मैं मानती हूँ पुरुषों से पहले महिलाओं को पढ़नी चाहिए मनुस्मृति, क्योंकि उसके अंदर वो हर चीज़ लिखी है जिसकी वजह से उनके साथ आज के टाइम में भी भेदभाव होता है। किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म की असली किताब में महिलाओं के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं है। जो मनुस्मृति है ना, उसने आगे सब में मिक्सअप किया, चाहे वो हलाला हो, बहुत ही गंदी रिवाज है मुस्लिम्स के लिए, वो भी मनुस्मृति के अंदर ही आती है। और जितनी भी महिलाओं को सती प्रथा थी, विधवा के बाद उनके साथ रेप करना, और अभी भी महिलाओं को
मतलब उनके प्राइवेट पार्ट्स तक को लेके इतना गंदा बोला गया मनुस्मृति में। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, उनके जो डेट्स होते हैं उसको अपवित्र बोला गया। आज के टाइम में भी अगर मंदिर के पास से गुजर रही हैं या घर में कुछ खाना बन रहा है, सिर्फ मनुस्मृति की देन है कि आप लोग अभी भी डेट्स के टाइम में मंदिर में कदम नहीं रख सकती हैं अपने खुद के घर में, जिनकी आप डेली सेवा करती हैं। आप खाने को हाथ में लगा सकते हैं। तो मनुस्मृति में आप सोचिए कि आपको इतना गंदा बोल दिया गया है, बहुत गंदा। तो मनुस्मृति को तो जलाना तो दूर, मैं बोलती हूँ उसको पढ़ने वाला, बनाने वाला, पब्लिश करने वाले को जला देना चाहिए। बिल्कुल। आप सबसे इस इंडिया के अंदर सबसे ताकतवर नेता किसे मानती हैं? बिना एक सेकंड गवाए चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, समाज का रक्षक कौन है? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, हर किसी समाज के रख सकते हैं या कुछ समाजों में वो काम चंद्रशेखर भाई एक ऐसे हैं, महिलाओं के ऊपर जब जुल्म होता है ना, किसी भी धर्म की, किसी भी कास्ट की, वो आगे आते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर उनको सड़कों पे भी आना पड़े ना, आते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। वो ऐसे नेता नहीं है कि बस बैठे फ़ोन किया खटकाया, नहीं, वो आते हैं और रिजल्ट सबके सामने है। जब चाहे आप कोई सा भी केस उठा के देख लीजिए। तो चंद्रशेखर आजाद से ज़्यादा कोई ताकतवर ना तो है और मुझे नहीं लगता शायद कोई आए। अब की बार बहन जी की एक भी सीट नहीं निकली कहीं से भी, जिसे बोलते हैं BST। लोग कह रहे हैं कि अब की बार वोट अब हम बहन जी को नहीं देंगे, अब हम ASP को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे या फिर मतलब साइकिल को देंगे, BJP को देंगे। क्या किसी का टाइम खराब होने से वो सरकार खराब हो जाती है? बहन जी खराब हो गई? बहन जी तो खराब है ही नहीं। बहन जी वो ताकत है जो उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि पूरे के पूरे मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर एक ऐसा है जिसको आयरन लेडी माना जाता है। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं वो। तो उनमें कोई खराबी नहीं हुई है। पर हाँ, हर चीज़ से वक्त आता है। जब आज़ाद समाज पार्टी आज के टाइम में ताकतवर रूप में आ रही है, तो बस हाँ, मैं कह सकती हूँ अपने उस पर मत पर कि हाँ, जैसे कि रिटायरमेंट का सिस्टम होता है, तो हर चीज़ का एक टाइम आता है। तो अगर एक क्रांतिकारी उन्हीं के समाज से आ गए तो हाँ, वो बहन जी उनको सपोर्ट करें, आगे आएँ, क्योंकि अब युवा चेंज हो रहा है तो हर चीज़ चेंज होती है टाइम के साथ साथ। तो उनको शायद मैं मानती हूँ अगर रिटायरमेंट का टाइम है, ले रही हैं, तो फिर भाई को सपोर्ट करें। रिटायरमेंट तो वो मुझे लगता है ले ही चुकी हैं, कि अपने भतीजा है ना आकाश आनंद जो है उनको मतलब बना दिया है। तो उनका भी भाषण पिछली बार बहुत खराब रहे थे। अच्छा कनक जी, आपकी माँ क्या कहती थी या फिर क्या कहती हैं? मेरी माँ हमेशा सपोर्ट के साथ साथ एक लाइन बोलती हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा उनको इम्पोर्टेंस दो, जो आपकी माँ की बराबर प्यार कर सके, उनकी बराबर सपोर्ट कर सके। और जैसे हमारे माँ बाप ने हमको आगे बढ़ाया है, वो आगे बढ़ाए, सिर्फ उसी को लाइफ में जगह दो अपनी। आपके ड्रीम क्या होंगे? मेरा ड्रीम ये है कि लड़कियां मोटिवेट हों, आगे बढ़ें। आज के टाइम में जो लड़कियां यहाँ पे रील्स, इंस्टा पे खुद को पापा की परियां बताते जा रही हैं, प्लीज़ चेंज करें, स्टॉप करें। क्योंकि जब आपके साथ गलत होता है तो फिर आपको याद आते हैं ऊपर वाले, याद आते हैं संविधान। तो प्लीज़ अपने लिए लड़ना स्टार्ट करें। अगर आप विदेशी कल्चर फॉलो करते हैं, विदेशी जो लड़कियाँ हैं उनकी एनर्जी और पावर भी फॉलो करें, मोटिवेट हो और आगे बढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि आप सबके सब ना अपने सेहत पे भी ध्यान दें। नाजुक सी कली होने के साथ साथ इंटरनल बहुत स्ट्रॉन्ग बने और आगे बढ़ें बस। इंसान के पास क्या रहता है? इंसान के पास मैं मानती हूँ हमेशा उसका दिमाग रहता है। आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हैं? मैं इंस्पायर हूँ अपने माँ बाप के अलावा मेरे सारे गुरु, जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज लाया, खासकर मेरे जिम ट्रेनर्स। मेरा बोलना, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी सोच बहुत चेंज करी है। और साथ साथ में मेरे हमेशा की तरह चंद्रशेखर आज़ाद भाई, मेरे पेरेंट्स, जिम ट्रेनर्स और मेरे जो गुरु हैं ये, और चंद्रशेखर भैया, इनकी वजह से आज के टाइम में मेरी बहुत लाइफ चेंज हुई है बहुत। अच्छा, सोशल वर्क से हटके आप राजनीति की तरफ आ गए, अब उससे भी हटके आप मतलब डोनेशन करते हैं, तो इस मतलब इस वे में क्यों आप जाना पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा मानना है ज़िंदगी एक बार मिली है, अब मैं सब सपने पूरे करने के लिए 1000 जन्म नहीं लेना चाहती। मैं एक ही जन्म में अपनी सब चीज़ें पूरी करना चाहती हूँ। और ऊपर वाले की मेहरबानी है, कुदरत की, कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो हर चीज़ में निखरा है। ग्लैमर वर्ल्ड में भी मैं लीड करती हूँ आज के टाइम में, और उससे जितने पैसे कमाती हूँ मेरा डॉग रेस्क्यू, NGOs पे सब पे जाता है। बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, ज़रूरतमंद जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ। अब चंद्रशेखर भैया को सपोर्ट कर रही हूँ, भैया की वजह से आज हम हैं, भैया हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। और घरेलू लड़की की तरह घर भी संभालती हूँ, और जिम में भी हूँ, जिम भी जाती हूँ, और जिम में भी जिम ट्रेनर की जॉब्स भी आ रही हैं, बट अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ। ज़रूर आऊँगी बहुत जल्दी, जिम ट्रेनर का भी भार संभालूंगी मैं। और इसके अलावा बस डांसिंग और सिंगिंग को छोड़ के मोस्टली सब चीज़ें मैंने करी हैं, और हर चीज़ में मैं रही हूँ आगे। लीडरशिप
करी हर जगह। जहाँ तक मैंने सर्च किया है आपने एनसीसी भी कर रखी है। जी एनसीसी की वजह से मेरी लाइफ भी बहुत चेंज हुई है और मैं मानती हूँ एक नॉर्मल लड़की जो सड़क पे चलती है और एक एनसीसी की लड़की जब चलती है पूरी डिसिप्लिन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो एनसीसी जैसी चीज़ें लेनी चाहिए हर किसी को। और मेरे गुरुओं का उसमें पूनम रिचर्ड मैम है मेरी, जो एनसीसी हमारी टीचर रह चुकी हैं, ममता मैम है। इन लोगों के गाइडेंस में मेरा ये था कि मैं यूपी की बेस्ट कैडेट अवार्ड भी ले चुकी हूँ, जो कि हर लड़की को नहीं मिलता है। और मेरी 23 बटालियन से मैं पहली लड़की थी, क्योंकि वो बॉयज़ बटालियन है, उसमें कुछ कोटे मिलते थे लड़कियों को, तो उससे भी लेफ्टिनेंट के लिए पहला सिलेक्शन लड़कियों में मेरा हुआ है। तो थैंक यू मेरे सभी एनसीसी के गुरुओं को भी। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी चर्चा में चल रही है इस टाइम, कंगना विस हाँ कुलविंदर कौर, कौर। जी 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 जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? क्या कुलविंदर कौर ने कंगना के साथ सही किया या फिर? देखिए कंगना जी के अकॉर्डिंग तो 2014 से देश आज़ाद हुआ था। मैं मानती हूँ वो ऐसी मानसिकता से अब 2024 में आज़ाद हुई हैं। और जब बात माँ पे आती है, वो देश की जवान है, देश के दुश्मनों से लड़ती हैं बाहर के, तो देश के अंदर जो दुश्मन है उनसे भी लड़ना उनका फ़र्ज़ है। और जो माँ पे बोलेगा उसका थप्पड़ लगना बहुत सही है। ऐसे लोगों के तो सही हुआ, मैं सपोर्ट में हूँ कुलविंदर कौर के। सिंगर मीका सिंह ने भी सोशल मीडिया में कमेंट किया है, और आशीष डरलानी है शायद जी जी। कि वो कह रहे हैं कि मैं जॉब दूंगा, और मीका सिंह कह रहे हैं कि इन्होंने ये गलत किया कंगना जी ने। हाँ जी। तो मीका सिंह का जो कमेंट आया था पीछे अभी, काफी चर्चा में रहा बहुत टाइम तक। तो वो कह रहे हैं कि कंगना ने वो गलत किया, उसका खामियाजा पूरी पंजाब को भुगतना पड़ेगा। पंजाब क्यों भुगतेगी उसके खामियाजा? जो कंगना ने किया था कंगना भुगत चुकी है। तो इसलिए मतलब लोग एक दूसरे को भड़काया जाता है या भड़काते हैं। देखिए जो खुद अपनी माँ की इज्जत नहीं करता होगा ना, वही दूसरे की माँ की भी इज्जत नहीं करेगा, ना ही उसके पक्ष को समझ पाएगा। और हमारे देश में जो भी किसानों के ऊपर बोलेगा, जवानों के ऊपर बोलेगा, हमारे देश में किसी की भी माँ के ऊपर बोलेगा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और खुले में भुगतेगा वो। अच्छा, मुझे ये बताओ आपके सबसे मुश्किल क्या काम है जो इंसान नहीं कर पाता? मैं मानती हूँ सबसे मुश्किल काम है ना, जो इंसान ध्यान नहीं देते हैं, वो है खुद पे भरोसा करना। इंसान वो ही नहीं कर पाता है, दूसरे पे कर लेगा, आप पे कर लेगा, किसी पे लवर पे कर लेगा, सब पे कर लेगा, खुद पे नहीं करता है। सबसे मुश्किल काम है खुद पे भरोसा करना, जो कि इंसान को करना चाहिए। खुद पे भरोसा मैं करती हूँ। आज की यूथ में ज़्यादा चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप भी देखते हैं, तो उस यूथ के लिए आप क्या कहोगे? मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, अपनी लाइफ में छोटी सी लाइफ है, अपना गोल अपना एम बना के रखें, टाइम बर्बाद नहीं करें। हर चीज़ का टाइम आता है, और जब आप कामयाब होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको परफेक्ट पार्टनर खुद मिल जाता है। तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए और इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और बस आगे बढ़ो। मेरा मानना ये है लाइफ में। अच्छा, इंसान को भूला मतलब बीता हुआ वक्त अपना भूल जाना चाहिए, ये भुला देना चाहिए? जी, बीता हुआ वक्त। हाँ। मैं मानती हूँ कि मैं पर्सनली जो अपनी चीज़ बताऊँ, मैं पास को ज़्यादा पीछे मुड़ के देखना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरी एनर्जी बर्बाद होगी। तो आप सिर्फ आगे बढ़िए। हाँ, पीछे को सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो आपने गलतियाँ करी हैं वो लाइफ में आगे ना दोहराएं, सेम रिपीट ना करें, सेम लोगों पे भरोसा ना करें। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी ये लगाएंगे कि हाँ ये जो हो गया उस पर रोने की जगह आप आगे अपना फोकस करेंगे, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे और एनर्जी सही जगह रहेगी आपकी। आप ना अपनी लाइफ में किसकी कमी महसूस करते हैं? मैं वैसे तो किसी चीज़ की नहीं करती, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को बस ये लगता है कि काश मैं थोड़ा सा और इतनी कैपेबल हो जाऊँ कि मैं जो सड़क पे अगर किसी भी डॉग के बच्चे को देखती हूँ तड़पता हुआ या भूखा, तो मैं बिना सोचे उसकी एकदम से मदद कर दूँ। जिनकी मैं करती हूँ वो तो करती हूँ, जैसे ट्रैवल कर रही हूँ, दिख गया कोई या वीडियो दिख गई तो मैं स्किप कर देती हूँ, मुझे थोड़ा रोना आ जाता है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि हाँ मैं इतनी कैपेबल हो जाऊँ कि मेरे को ये नहीं लगे कि हाँ मैं इनकी मदद नहीं कर सकती हूँ। बस इसकी कमी के अलावा मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है। कुछ लोग अक्सर तुमने देखा होगा मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं लोग, आज मेरा मूड ऑफ है, मतलब थोड़ा हट गया है, मेरा मूड होगा, आज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, हाँ, डीपी हटा देते हैं। हाँ, डीपी हटा देते हैं, इमोजी बना देते हैं रोती हुई सी। जी 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 जी। उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपनी मजाक बनवाते हो आप लोग, और कुछ नहीं। जिससे पंगा हुआ है सीधे से फ़ोन करो, उसको जो मन है वो बोलो, चाहे लड़ना है लड़ो, गुस्सा करना है गुस्सा करो। और अगर ऐसा आप दिखाते हो ना सबके सामने, अपनी मजाक बनवा देते हो, मेरा मानना तो ये तो मत करो। और जिस समय आपको लगता है कि से झगड़ा हुआ, उस समय तो चिल मारो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से फोटो लगाओ, जो कि आपको नहीं उसको दिक्कत हो। अच्छा मैम, आप ना किसी से नाराज नहीं हो?
मैं सच बताऊं तो मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, बस जो बहुत खास होते हैं उनको बहुत जल्दी आम कर देती हूँ। जितना जल्दी मैं सिर पे चढ़ाती हूँ उतना जल्दी 2 सेकंड में उन्हें उतार देती हूँ। और बस अपना बिंदास रहो, छोटी सी लाइफ है, खुश रहो, क्या करना है। अच्छा मैम, आप ना बहुजन समाज से मिस यूपी और मिस मुरादाबाद आप जीत चुकी हैं। जी जी जी। तो उस टाइम पर आपको मतलब कैसी फील आती थी? पहली बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस फील्ड में जाने का, मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे सारे काम मतलब मेरे पापा ने मुझे बेटे की तरह पाला है। मेरे शौक भी आप कभी देखोगे ना तो मतलब फायरिंग करना, गन चलाना, बाइक चलाना, मैं बुलेट भी चला लेती हूँ, ट्रैक्टर, कुछ भी चलवा लो आप मुझसे, मैं सब चीज़ चला लेती हूँ। मतलब मैं ग्रुप में ही लड़कों के रहती थी हमेशा, और मेरी मतलब सोच और काम थोड़ा जिम भी ये सब बॉयज़ वाले हैं। इसमें मैंने कभी सोचा नहीं था। इस फील्ड में भी मैं कब गई हूँ, मेरी एक क्लासमेट थी, नाम तो मैं पूरा नहीं लूँगी, खन्ना थी एक, तो वो ऐसे गली मोहल्ले में छोटा मोटा जो होते हैं उसमें वो पार्लर पे तैयार होती थी, तो उसको थोड़ा प्राउड था कि बड़ी सुंदर है ना। तो एक बार उसने फेसबुक पे आरक्षण का लगा दिया था कुछ, जबकि वो पढ़ने में थोड़ा अच्छी नहीं थी, पढ़ने में वो ऐसी थी एवरेज, और मैं अपने कॉलेज की हेड गर्ल भी रह चुकी हूँ मैथोडिस्ट में, और मैं क्लास की मॉनिटर रहती थी हमेशा फर्स्ट। तो मैंने उसको बस लड़की को एक चीज़ बोला कि आप ये जो आरक्षण पे लिखते हो बिना जानकारी के, कभी जॉब के लिए फॉर्म भरा है, कभी कोई जॉब की तैयारी करी है, नहीं करी तो मत लिखो, कोई भड़काते हैं ये, है ना, बिना भड़काव वाली चीज़ें मत लिखा करो आप। उस लड़की ने खुलते के साथ बोला कि तुम्हारी कास्ट की, उसने जाति सूचक शब्द यूज़ करे फेसबुक पे, और बोली तुम्हारे यहाँ की लड़कियाँ ना तो दिखने में सुंदर होती है ना किसी काम में। वो दिन था, वो सर आज का दिन है। वो तो गली मोहल्ले के पार्लर में रह गई। मैं मिस यूपी का भी खिताब जीत गई, मिस मुरादाबाद का भी जीत गई हूँ। और ये उन लोगों के लिए भी है जो मायावती जी को बोलते हैं ना। पॉलिटिकल फील्ड में भी मैं क्यों आई, थोड़ा मेरे को पसंद भी है लीडरशिप करना, जागरूक करना। एक टाइम मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका भी, वो भी काफ़ी जाना माना है मुरादाबाद का, फेमस। तो जबकि गुरुओं को ये बात करनी नहीं चाहिए, उन्होंने मायावती जी का मजाक बना दिया था कि वो तो मिस यूनिवर्स है, वो तो ऐश्वर्या की तरह शक्ल वाली है। मायावती जी के फेस पे ट्रोल करते हैं लोग, उनके बालों पे। तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है हम कि हाँ, हम बहुत सुंदर हैं, आदत से भी, फेस से भी। जो लोग हमको सोचते हैं ना सुंदर नहीं है, तो वो अपनी शक्ल देख लें और हमारी देख लें, और वो मेकअप में देख लें, हमें बिना मेकअप में भी देख लें। तो बस ये सफ़र था मेरा, और मैं जीत गई, और बहुत खुशी है इस चीज़ में मुझे। आपके लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किया? मेरे लिए संघर्ष सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे माँ बाप ने किया है, स्पेशली मेरी माँ ने किया है। क्योंकि जब आप 5 लड़कियाँ होती हैं तो सब लड़के के लिए मरते हैं, और जब हम 5 बहनें हुई थी तो मम्मी को बहुत ताने मिले थे रिश्तेदारों से भी, समाज से भी। और अब तो बहुत चेंज हो गया है, सब प्राउड भी करते हैं। एक टाइम आता है कि हाँ, पापा को भी लगता है कि लड़कियों को शादी करा के भेज दो, समाज जब ज़्यादा हावी हो जाता है। मेरी माँ ने फ़ाइट करा है, मेरी मम्मी ने फ़ाइट करा है कि नहीं, मैं अपनी बेटियाँ पढ़ाऊँगी, मैं अपनी बेटी को एक टाइम पे ऐसे बनाऊँगी कि लड़कों की कमियाँ पूरी कर दें, और आज वो हमने करी है। और मेरे माँ बाप को हम पे गर्व है, और हमने उनकी जो उम्मीदें थी उनको पूरा किया, उसमें मदद मेरी माँ ने और पापा ने करा है, बहुत किया है। अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करते थे, ये करते हैं? मेरे पापा रिटायर्ड हैं नायब तहसीलदार से, मुरादाबाद तहसील से। मम्मी मेरी घरेलू महिला हैं जो घर संभालती हैं, और हमें संभालती हैं, अभी तक संभाल रही हैं। आज भी कंधे से कंधे मिला रहे हैं। जी जी माँ जी। का जो किरदार होता है ना, वो एक अहम किरदार होता है लाइफ के अंदर, जिसके साथ नहीं होता उसे पता होता है माँ क्या चीज़ होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माँ बाप को बच्चे पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब हम ट्यूशन के लिए बाहर जाते थे, पढ़ते थे, या कॉलेज का या कोचिंग का कोई लड़का हमारे साथ आता था, क्योंकि भाई नहीं था, कभी कभी चीज़ें होती थी, आपकी तबीयत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, छोड़ने आ गया कोई, लोग बहुत ताने मारते थे कि तुम्हारी लड़की को तो चक्कर चल रहे हैं, भाग जाएंगी, ये कुछ नहीं करेंगी। उन सबके मुँह बंद कर दिए हम 5 बहनों ने, अपनी अपनी जगह सेटल होकर आज के टाइम में एग्जाम्पल देते हैं कि इनकी 5 लड़कियां हैं और 5 एक से एक बढ़ के हैं। तो माँ बाप ने बहुत सहारा, क्योंकि अगर माँ बाप उस समय सुन के हमको घर में बिठा देते तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारी माँ ने बहुत झेला है, पापा ने। आपके तो काफ़ी अन्य अन्य काम है, सोशल वर्क है, आप राजनीतिक में भी हैं। आपकी बाकी सिस्टर क्या करती हैं? मेरी सारी बहनें अपना घर संभाल रही हैं और जॉब कर रही हैं, सब अपना अपना, मतलब सब गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में। सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो दिल्ली में है, DTL है, NTPC की ब्रांच है, उसमें मैनेजर हैं, इलेक्ट्रिक विभाग से उन्होंने किया था, इंजीनियरिंग करी थी, वो बिजली विभाग में है। और जो उनके हस्बैंड हैं वो बाहर हैं, समय USA में हैं, वो फाइजर में काम करते हैं। और जो सेकेंड नंबर वाली दीदी हैं वो मेरी टीचर हैं सरकारी, और जो उनके हस्बैंड हैं वो वीडियो हैं कुंदरकी में। और जो उनसे 3rd नंबर की हैं वो पहले KG के कॉलेज में प्रोफेसर थी एडॉप पर फिजिक्स की। शादी के बाद उन्होंने फिर घर संभालने में जिम्मेदारी में लगी। जो उनके हस्बैंड है वो आइडल में है। और 4th नंबर की मैं हूँ।
मैंने घर का लड़का लड़की सबका डिपार्टमेंट मैंने संभाल रखा है समाज सेवा सब कुछ। वैसे मेरे भी सिलेक्शन हुआ था एनसीसी के थ्रू, लेफ्टिनेंट में हुआ था। मैंने बताया था ऐसे 23 बटालियन में बॉयज़ बटालियन थी, वहाँ से पहली लड़की थी मैं जिसका लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्शन हुआ था। और बट उसके बाद मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई थी क्योंकि उस दिन मेरे पापा का ऑपरेशन था आँख का। पापा का पहला आँख का ऑपरेशन था मेरे। पापा के मेरे काफ़ी ऑपरेशन हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं मेरे पापा के। हाँ बहुत सारे, पापा की एक आँख की रोशनी भी नहीं है हमारे। और मतलब बहुत किया पापा ने हमारे। और उसके बाद छोटी वाली बहन है तो वो TCS में, रतन टाटा के उसमें ऑफिस में, वो पूना में। अच्छा, अभी जब पापा जी की बात आई तो आप ना मतलब मायूस हो गई क्या? मतलब कुछ ऐसा आपने लाइफ में देखा हो पापा जी के साथ जो आप मतलब महसूस होता है करती हैं? मतलब कि हम अपने मम्मी को तो बोल देते हैं। हम लोगों में क्या होता है, हमारे जो भारत के स्पेशली चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मम्मी से लड़का भी हक करके बोल देता है कितना प्यार करता है, लड़की भी मतलब पापा को नहीं बोल पाते हैं हम। तो आज मैं इस माध्यम से हाँ ये कहना चाहती हूँ कि पापा थैंक यू सो मच। आप लोगों की जितनी डांट थी हमारे ऊपर, जितना गुस्सा करा, जितनी भी हम लोगों ने गलतियाँ करी, हमें माफ़ किया, हमें फिर आगे बढ़ाया, आपने भरोसा किया, थैंक यू सो मच। कि इतना भरोसा कोई लड़के पे भी नहीं करता है। पापा ने बहुत किया है और बहुत सहा है। शायद बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने भी करी हैं जो पापा ने और मम्मी ने झेली हैं। तो थैंक यू सो मच। मतलब इतना प्यार से किसी ने मोहल्ले में या एरिया में लड़कों को भी नहीं रखा जितना पापा ने रखा, और मुझे तो लड़कों की तरह ही रखा है। आज भी अपने पापा सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत बहुत करते हैं। जिस दिन चंद्रशेखर भैया जीते थे, ये लगा लीजिए हर कोई पॉलिटिक्स से दूर रखता है। और होता है, डर भी होता है पेरेंट्स को ना कि कल को लड़की की बदनामी ना हो। जैसे भी चंद्रशेखर भैया के साथ फोटो मेरा वायरल करा था, पर भरोसा है पेरेंट्स को मेरे ऊपर, है ना, घर वालों को और फिर भैया के ऊपर भरोसा है कि इनकी छत्र छाया में तो हमारी लड़की सेफ है, अच्छी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, झेलते हैं। तो जिस दिन भैया जीते थे उस दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा खुश थे कि मतलब लड़की जिसके साथ है, जिनके सपोर्ट में है, जहाँ पे भैया मुझे बहुत मानते हैं, बहुत आशीर्वाद प्यार देते हैं, वो जीते। मेरी मम्मी ने अगले दिन बोला भैया जीता है तेरा बड़ा, जाओ जाके मिल के आ। तो वो मम्मी पापा ने जो भेजा था ना, वो खुशी बहुत थी। मतलब मम्मी पापा ने जब मुझे खुद से भेजा, बहुत खुश हुए वो। तो कनक जी ना, अपना पॉडकास्ट यहीं समाप्त हो जाएगा। ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि आज की यूथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? आज की यूथ डगमगाई हुई है। हाँ, गोल्ड डिगर, नशा एंड सब रील्स। लास्ट है, ओके चल रहा है, कुछ मतलब अलग कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं कहना चाहती हूँ आज के टाइम में जो आज की यूथ है, आज के टाइम में देखिए शादी बहुत जल्दी हो रही है। शादी आज के टाइम में, मतलब मेरा भी यही चल रहा है सीन, शादी के लिए बोलते रहते हैं सब। तो जितनी जल्दी शादी हो रही है उतनी जल्दी उनके तलाक भी हो रहे हैं, 1 सेकंड में ब्रेकअप हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक बहुत सिंपल सा है, ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं, आप शादी लेट करें पर उस इंसान से करें जो आपकी कद्र करता हो, आपको आपके माँ बाप के बराबर रखता हो, और आप जब किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहें वो आपको पीछे से पूरा सपोर्ट देता हो कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है तो लड़की हो चाहे लड़का, ना उसमें आप पैसा देखें ना जॉब देखें। जैसे आज के टाइम में हर लड़की सिर्फ सरकारी नौकरी देख रही है, तो आप सरकारी नौकर वाले से तो कर लेंगे, पर जो आपकी इज्जत नहीं करे, आपकी जिससे थॉट्स मैच ना हो, क्योंकि शादी मैं मानती हूँ वैचारिक धारणा है, जहाँ पे मिलने चाहिए, आपके विचार मिलते हैं वहीं शादी चलती है। तो मैं भी, जो लोग बहुत जल्दी बोल रहे थे आप शादी कब कर रही हैं, शादी कब कर रही हैं, तो आज मैं उन सबको भी आंसर बोल रही हूँ, शादी बहुत जल्द कर रही हूँ। और उस इंसान से करूँगी जो इंसान मेरे को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ और आगे तक जाऊँगी और हमेशा मेरे सपोर्ट में रहेगा। अच्छा, शादी करनी जरूरी होती है लाइफ में या फिर नहीं भी कर सकते? देखिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है लाइफ में, तो ज़िंदा रहना ज़रूरी है बस। मैं मानती हूँ शादी भी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए सब चीज़ करते हैं, और आपके लाइफ में भी कभी कभी एक ऐसा इंसान आता है जो आपको पूरा करता है। जैसे एक माँ बच्चे से पूरी होती है, वैसे ही एक हस्बैंड और एक वाइफ भी एक दूसरे से ही पूरे होते हैं। तो मेंटल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और जो इंसान अकेले रह सकता है, जी सकता है, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों को आगे देते हैं, लाते हैं मंच पर, सब अपनी अपनी बना रहे हैं रील। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को जय भीम, जय भारत, बाय।